हेलो दोस्तों। चलिए, आज फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है दिलशाद और आज हम लोग फिर से लगाने वाले हैं अपना आरआरबी का एएलपी टेक्नीशियन का जो है प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि मैंने साइंस के कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जो कि डायरेक्ट आपकी परीक्षा पे आधारित हैं और इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी तरह के प्रैक्टिस सेट लाते रहता हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो हम लोगों ने यहाँ 15 तक क्वेश्चन कर लिया था और अभी यहाँ 16 से कर रहे हैं। भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। मतलब वर्क डन जो होता है ना, वर्क डन इन फिजिक्स, वर्क डन किसको बोलते हैं? काम हुआ, ये किसको बोलते हैं? किसी वस्तु पर कार्य विद बल जो वस्तु को विस्थापित नहीं कर पाता है। तो देखो, वस्तु को अगर विस्थापित नहीं कर पाता है तो वो फिजिक्स में उसको वर्क डन नहीं बोलते हैं, नहीं बोलेंगे कि वो काम हुआ। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अगला देखो, विस्थापित वस्तु द्वारा, वस्तु पर कार्य कार्यवित बल द्वारा या उपयोग सभी द्वारा। तो उपयोग सभी द्वारा तो होगा ही नहीं, क्योंकि पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। तो ये दोनों आपका फिर सही हो जाएगा, बी एंड सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बी और सी सही है। ठीक है, तो वर्क डन कब होता है? जब वो वस्तु पे फोर्स लगाए। देखो, वर्क डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इसमें फोर्स भी लगना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, तब जाके वो वर्क डन होता है। ठीक है, आई होप कि ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि डब्ल्यू डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, जिसमें कि फोर्स भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है। और मैंने आपको बता दिया था सदिश राशि होता क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी का प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको पता चल जाएगा। देखिए, एक सुचालक, सुचालक क्या होता है? कंडक्टर। ठीक, जिसको इंग्लिश हिंदी में नहीं पता उसके लिए, एक सुचालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध होता है आगे रेजिस्टेंस। एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर डिपेंड करता है, किस कारक पर निर्भर करता है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है एक जो कंडक्टर होता है उसका जो रेजिस्टेंस है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? लंबाई, पदार्थ, दाब या अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। तो देखो, ये अगर मान लो कोई तार है, ठीक है, ये तार है, अगर ये तार जितना लंबा होगा उस उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस लगता है। ठीक है, तो लंबाई पे तो डिपेंड करता है कि इसका प्रतिरोध लंबाई पर तो डिपेंड करेगा ही। ठीक है, और क्या लिखा है? लंबाई पे डिपेंड करता है। दूसरा बात, अगर ये पदार्थ किसका बना हुआ है, मान लो ये पदार्थ अगर सिल्वर का बना हुआ है, गोल्ड का बना हुआ है, या तुम्हारा जो है टीन का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, इस पे भी तो डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस का कैसा होगा। इसीलिए तो हम लोग अच्छा क्वालिटी तार खरीदने के लिए अच्छा हम देखते हैं कि ये कॉपर का तार है या नहीं। तो देखो, ये पदार्थ पर भी डिपेंड करता है कि उस पर प्रतिरोध कितना लगेगा। और अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल को ऐसे समझो, ये होता है आपका अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल होता है ना, आप समझो इसको कि तार कितना मोटा है, इस पे भी डिपेंड करता है। एक तो देखो, जिसका तार पतला होगा और एक तार मोटा होगा तो ज़्यादा ये कंडक्टिविटी करेगा ना। तो ये अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करता है। डिपेंड नहीं करता है तो सिर्फ और सिर्फ दाब पर। ठीक है, तो एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा दाब पर निर्भर नहीं करता है। बेसिकली इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, धावन नहीं, ये धोवन है। धोवन सोडा के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो देखो, धोवन सोडा जिसको कि वॉशिंग सोडा बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये होता है, सोडियम डाइकार्बोनेट होता है, या सॉरी सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। अच्छा, इसमें बोल रहा है कितने परमाणु होते हैं? 5, 10, 8, 7। तो देखो, इसको रखना नहीं होता है, इसको कैसे निकालते हैं देखिए। अब देखो, सोडियम का वैलेंसी क्या होता है? 1 होता है। सोडियम का वैलेंसी 1 1। तो 1 इसमें, इसके सोडियम के कितने परमाणु है? 2, तो 1 इंटू 2 हो गया यहाँ से। प्लस कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। अब यहाँ से आपको वैलेंसी मतलब संयोजकता पता होना चाहिए था। अगर ये पता नहीं होगा तो फिर आप इसको नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, सो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है,
तो 2 × 3। अब कैलकुलेट करते हैं। 1 × 2 2 +4 +2 × 3 6। एक सेकंड यहाँ पे क्या गलती करते हैं। 2 × 3 2 इसका ये नहीं होता है। यहाँ पे कार्बन जो है ना, यहाँ पे 2 होगा ये, तो यहाँ से आपका हो जाएगा यहाँ से 10 हो जाएगा इसका। ठीक है, इसमें कहाँ गलती था, कुछ तो इसमें वो -2 +2 माइनस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। 3, 1, 2 या 4। तो मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। 3, 1, 2 या 4। बताइए। मछलियों के हृदय में जो होते हैं ना, वो होते हैं 2 कक्ष। कितने। 2 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। किसी तत्व की समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन हैं, तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी। इससे पहले ये मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ तो गलती हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से कल करेंगे। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है, तो इसको अभी आप लोग इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, इसको मैं फिर से कल लाऊंगा और फिर मैं कल इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, हाँ यहाँ देखते हैं। किसी तत्व की समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है, तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगा। देखो, जेड बराबर क्या होता है। जेड बराबर होता है ए, जिसमें कि ए एटॉमिक मास है, प्लस एन, सॉरी ए प्लस एन नहीं, ए माइनस एन होता है। यहाँ से इसको हटाते हैं, तो यहाँ से आपका एटॉमिक मास कितना हो गया 298, जिसमें न्यूट्रॉन कितना है 189। तो यहाँ से इसको माइनस करते हैं तो 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 0, फिर यहाँ पे आपका 1, तो 109। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए था। यहाँ पे जेड क्या होता है। जेड होता है आपका परमाणु नंबर, एटॉमिक नंबर। यहाँ पे ए है आपका एटॉमिक मास और एन है आपका न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अगला देखते हैं। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं करते हैं। पानी, कांच, मिट्टी या प्लास्टिक। तो देखो, लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं करेंगे। पानी, कांच, मिट्टी या प्लास्टिक का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं। अगला देखते हैं। अगला है, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्तर बनाने में आसानी होती है। पत्तर मतलब एक प्लेन शीट बनाने में आसानी होती है। अधातु वर्धनीयता, चालकता, तन्यता या धात्विक चमक। देखो, मेटल में बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं मेटल के। ठीक है, तो मेटल में एक होता है धात्विक चमक। चमक मतलब वो साइन करता है ना, जैसे गोल्ड हो गया आपका, सिल्वर हो गया, ये सब साइन करता है ना। तो साइन करने से उसका पत्थर बनाने का कोई संबंध नहीं है। ठीक है। तन्यता, तन्यता होता है उसको खींच खींच के क्या करते हैं, तार जैसा बना देते हैं। खींच खींच के तार बनाना को तन्यता बोलते हैं। तो ये भी शीट बनाने से मतलब नहीं है इसका। एक होता है चालकता। चालकता क्या होता है, जैसे कि वो हीट का चालक, हीट को कंडक्टिविटी कर रहा है या नहीं, या फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी सही से पास हो रहा है नहीं, उसको चालकता बोलते हैं। तो यहाँ से भी शीट बनने का कोई मतलब नहीं है। ये जो होता है प्रॉपर्टी होता है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता जो होता है ना, इसको बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको शीट सब में मतलब बार बार हथौड़ा से पीट पीट के शीट बनाया जा सकता है। इसको ये होता है धातु का आघात वर्धनीयता प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं। 7, 4, 5, 6। तो बताइए कितने तत्व मौजूद हैं। ये आपका वहाँ पे है आधुनिक आवर्त सारणी में, ये आपका 7 तत्व मौजूद हैं। चलिए मैं आपके लिए लेके भी आया हूँ। यहाँ देखो, ये है आपका 18। यहाँ से देखो, एक हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये हो गया ग्रुप 18। यहाँ पे देखो कितने ग्रुप है। ग्रुप मतलब उसको वर्ग बोलते हैं।
इसको आवर्त बोलते हैं। इधर चला, ये पीरियड को आवर्त बोलते हैं। तो देखो 7 आवर्त हैं और ग्रुप क्या हुआ है, 18 को ग्रुप है। ठीक है, जिसमें से ये जो है पहला वाला ये एस ब्लॉक के अंदर आता है, ये आपका पी ब्लॉक के अंदर आता है, ये डी ब्लॉक के अंदर आता है, और एफ ब्लॉक यहाँ पे आपका। ठीक, जिसको कि इसको अल्कली मेटल बोलते हैं, इसको अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं, इसको हेलोजन बोलते हैं, इसको ग्रुप 19 को यानी 17 को ये फ्लोरीन वाले को हेलोजन बोलते हैं। अगला देखते हैं धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम, तो यहाँ पे Ag तो सबसे लास्ट में होगा नहीं, Ag सब में सबसे पहले होता है, तो Ag सबसे पहले यहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला G नंबर। ठीक है, इसको आप कभी रट लीजिए। अगला है जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलीनियम और ब्रोमीन के परमाणु कक्षाएं होती है। तो आइए देखते हैं जर्मेनियम तो किधर है, यहाँ है जर्मेनियम। जर्मेनियम किधर है, GE, अरे छोड़ो मिलने का, ऐसे निकाल लेते हैं। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु कक्षाएं होती है, ये होता है आपका 4। ठीक, उसके परमाणु कक्षा 4 होते हैं। अगला है किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। देखो यहाँ पे परमाणु का उप परमाणु कण कौन नहीं है, जीनॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वैसे ये तो सबको पता होगा कि जीनॉन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, ये परमाणु है आपका। ठीक है, इसमें से यहाँ पे आपका कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे रहता है, और इलेक्ट्रॉन चारों बगल चक्कर लगा रहा होता है। चलिए बताइए इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था आपका थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, ये क्या था आपका रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन का खोज किया था आपका चैडविक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका परमाणु के भीतर, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन पे जो बल लगाता है उस बल को क्या बोलते हैं, उस बल को बोलते हैं ज्वारीय बल, विद्युत स्थैतिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल या नाभिकीय बल। तो उसको नाभिकीय बल बोलते हैं। देखो यहाँ पे ये मान लो आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, तो ये इस पे और ये इस पे जो बल लगाता है उसको नाभिकीय बल बोलते हैं, और ये एट्रैक्टिव फोर्स होता है। उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जो जिसकी जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम हो। देखो पीएच का मतलब मैंने बताया था आपको, फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जो कि डिसाइड करता है कि ये एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। अगर 7 से कम होता है तो उसको एसिडिक नेचर बोलते हैं, और 7 से ज़्यादा होता है उसको बेसिक नेचर बोलते हैं। पूछ रहे इसमें से 7 से कम किसका है, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। अगला है कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। पौधों को कठोर और दृढ़ कौन सा उत्तक बनाता है, जाइलम, और ये है आपका स्क्लेरेकाइमा, पेरेकाइमा या कोलेनकाइमा। तो पौधों को दृढ़ और मजबूत बनाता है ये आपका स्क्लेरेकाइमा। ठीक है, आंसर नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है आपका निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है। सियोडोकोलन की उपस्थिति, गलफड़ों के द्वारा सांस लेना, ये मछली में तो ये होता है, ये तो होगा ही। हड्डी उपस्थित का अंत कंकाल, उसके अंदर हड्डी भी होता है, शल्क का बहिः कंकाल ये भी होता है। तो आंसर इसका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये तो नहीं होगा, ये सब तो मछली में होता है, वो विशेषता नहीं है। कौन सा नहीं है, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। बताइएगा आपने कि 15 क्वेश्चन में कितना आपका स्कोर आया। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसका प्लेलिस्ट भी आपका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप पहली बार ये क्लास देख रहे हैं तो ये आपका शायद 11th सेट है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 10 सेट कर लिया है, तो उसको भी जाके आप लोग जरूर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं।
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद।